नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चालीसा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा बुलेटिन जहां आपको दिन भर की अहम खबरें फटाफट अंदाज में मिलती हैं। शुरुआत हम करते हैं कारोबार जगत से, फिर राजनीति की खबरें। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होती हैं तमाम राज्यों की खबरें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ देश और दुनिया का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। बाजार में बुल्स ने आज जोरदार होली मनाई। अनुमान के मुताबिक यूएस फेड के फैसले से निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 0.25% से ज्यादा चढ़े। निफ्टी 17,300 के करीब बंद हुआ तो बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। आईटी को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही। रियल्टी इंडेक्स में 3% से ज्यादा की तेजी रही। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.5% से ज्यादा चढ़े। कारोबार के अंत में निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा उछलकर 17,300 के पास बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 1,000 अंकों से ज्यादा चढ़कर 57,864 के स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स 804 अंक ऊपर 57,620 पर खुला और पहले घंटे में ही इसने 57,687 का ऊपरी लेवल छू लिया। बाजार में आज की तेजी में बैंकिंग शेयर्स का सपोर्ट रहा। बैंकिंग शेयरों में तेजी की मुख्य वजह अमेरिका के सेंट्रल बैंक की ओर से ब्याज दरें बढ़ाना रहा। आज बढ़ने वाले प्रमुख स्टॉक्स में एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स रहे। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी 1 से 5% की तेजी के साथ बंद हुए। साथ ही एसबीआई, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, टाइटन, टाटा स्टील, मारुति, लार्सन एंड टूब्रो, टीसीएस और टेक महिंद्रा के साथ इन्फोसिस में भी शानदार तेजी रही। वहीं पेटीएम में आज भी गिरावट रही। ये 6% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। जेपी मॉर्गन ने भारतीय इक्विटी पर रेटिंग को डाउनग्रेड करते हुए अंडरवेट कर दिया है। साथ ही एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के लिए अपने पूरे साल के पूर्वानुमान में भी कटौती की है। ग्लोबल तनाव, महंगाई की चिंता और ग्लोबल फाइनेंशियल बाजारों पर बढ़ने वाले असर की वजह से ब्रोकरेज ने यह कटौती की है। ब्रोकरेज ने पहले भारतीय इक्विटी पर न्यूट्रल रेटिंग दी थी, तब इन्होंने कमजोर रुपए और ग्रोथ पर इसके प्रभाव, तेल जैसे कमोडिटीज की कीमतों में वृद्धि, पोर्टफोलियो से संभावित आउटफ्लो और डोमेस्टिक मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल का हवाला दिया था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2022 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 9.5% से घटाकर 9.1% कर दिया है। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन और फर्टिलाइजर्स की बढ़ती लागत के चलते सरकार पर वित्तीय भार पड़ रहा है। एजेंसी ने भारत के लिए अपने 2022 कैलेंडर ईयर के ग्रोथ पूर्वानुमान को 7% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया था। साथ ही 2023 के लिए 5.5% की ग्रोथ के अनुमान को बरकरार रखा था। पहले के अनुमान में भारत में कोविड के बाद उम्मीद से मजबूत ग्रोथ का अंदाजा लगाया गया था। इस अंदाजे को मजबूत जीएसटी कलेक्शन का सहारा भी मिला था। अमेरिकी फेड के बाद अब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही इंग्लैंड में ब्याज दरें कोरोना से पहले के लेवल पर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध को लेकर भी इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक ने चेतावनी दी है और कहा है कि महंगाई दर 8% के पार भी जा सकती है। आज की बैठक में 9 में से 8 पॉलिसी मेकर्स ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी के पक्ष में वोट डाला। इसके साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने कहा कि आने वाले दिनों में पॉलिसी को और टाइट किया जा सकता है। बाजार के मौजूदा हालात को देखते हुए ओयो अपने आईपीओ के साइज को घटाने पर विचार कर रहा है। खबरों के मुताबिक कंपनी आईपीओ के साइज को आधा करने पर विचार कर रहा है। जानकारों का यह भी कहना है कि हालात अगर ज्यादा खराब हुए तो आईपीओ को टाला भी जा सकता है। ओयो ने पहले $100 करोड़ के आईपीओ लाने की योजना बनाई थी। ओयो होटल एग्रीगेटर के तौर पर काम करता है। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को भारत से मदद मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। चीन के कर्ज के जाल में फंसे श्रीलंका की तरफ भारत ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। आज श्रीलंका को $1 अरब की क्रेडिट लाइन देने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। श्रीलंका को क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी एसबीआई मुहैया कराएगा। श्रीलंका इस पैसे का इस्तेमाल खाने के सामान, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका भारी कर्ज और बढ़ती महंगाई की दोहरी मार का सामना कर रहा है। इससे खाने पीने के सामान और ईंधन की किल्लत हो गई है।
होटल और रेस्टोरेंट संगठन FHRAI यानी फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से GST दरों में कटौती करने की मांग की है। FHRAI ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों के असर से उबरने के लिए उद्योग लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। FHRAI ने इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भी लिखा है। संगठन ने पत्र में 9,500 रुपए से ज्यादा के होटल कमरे पर 18% GST लागू करने की मांग की है, जबकि अभी 7,500 के होटल कमरे पर ही 18% GST देना होता है। ओला इलेक्ट्रिक ने S1 Pro स्कूटर की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि अगली बुकिंग विंडो से कीमत बढ़ाई जाएगी। ओला इलेक्ट्रिक की अभी बुकिंग विंडो खुली हुई है, जो कि 18 मार्च को बंद होगी। कंपनी ने कहा है कि 1,30,000 S1 Pro स्कूटर खरीदने का आखिरी मौका है। ओला इलेक्ट्रिक अभी प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस कर रहा है ताकि कस्टमर्स की डिमांड पूरी कर सके। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाला देश बन गया है। नोकिया एनुअल मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स के मुताबिक भारत में पिछले 5 सालों के दौरान मोबाइल डेटा ग्रोथ सालाना 53% रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा इस्तेमाल करने वालों की बढ़ती संख्या देश को डिजिटल इंडिया की ओर ले जाने की मुहिम को साकार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 60 से 75% बढ़ेगी। अगर हम पिछले 5 साल देखें तो हर साल करीब 50 से 53% डेटा ग्रोथ हुआ है इंडिया के अंदर, जिसका रिजल्ट ये है कि आज की तारीख में एक एवरेज कंज्यूमर इंडिया के अंदर करीब 17 GB डेटा यूज़ करता है पर मंथ। तो 5G का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जिसकी वजह से हमारे को एक नई इकोनॉमिक वैल्यू इंडिया में दिखाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण के लिए पीएम मोदी को इनविटेशन दिया है। साथ ही दूसरी पारी में मंत्रिमंडल की तस्वीर कैसी होगी, इस पर दिल्ली में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री BL संतोष के साथ योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में युवा और प्रशासनिक बैकग्राउंड वाले विधायकों और MLCs को जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे, जहां एक सभा को संबोधित करते हुए योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, तमाम भ्रामक प्रचार किए गए, लेकिन प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार गोरखपुर की सभी 9 की 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि विकास के लिए जनता ने बीजेपी को दोबारा चुना है। कांग्रेस की 5 राज्यों में करारी हार के बाद पार्टी के भीतर की कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है। कल ही पार्टी के बागी G23 नेताओं ने 5 राज्यों में पार्टी की हार पर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इस बीच आज G23 बैठक में शामिल हुए कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। राहुल से मुलाकात के बाद हुड्डा गुलाम नबी आजाद से मिले। हुड्डा के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा भी गुलाम नबी आजाद से मिले। कयास लगाए जा रहे हैं कि हुड्डा ने राहुल से आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी के संगठन में फेरबदल की बात की है। पार्टी के बीच जारी कलह के बीच आज एक बार फिर कांग्रेस के G23 ग्रुप के नेता गुलाम नबी आजाद के आवास पर बैठक करते नजर आए। आजाद के घर पर कपिल सिब्बल और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे। इसके पहले कल यानी बुधवार को भी G23 ग्रुप के नेताओं ने आजाद के घर पर बैठक की थी। इस बैठक में कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, पृथ्वीराज चौहान, मणिशंकर अय्यर, PJ कुरियन, संदीप दीक्षित, परनीत कौर, शशि थरूर, राजबब्बर, राजेंद्र कौर, इसके साथ ही कुलदीप शर्मा और भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता शामिल हुए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को शहीद दिवस पर यह हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लोग व्हाट्सएप के जरिए भ्रष्टाचार की शिकायत करा सकेंगे। भगवंत मान ने ट्वीट किया कि लोग उनके पर्सनल नंबर पर रिश्वत मांगने की शिकायत कर सकेंगे। मान ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भगवंत मान ने कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज लाल बहादुर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के 96 कॉमन फाउंडेशन के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए खेल कैंपस का भी उद्घाटन किया। पीएम ने ट्रेनी अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका बैच बहुत स्पेशल है क्योंकि आप भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में अपना काम शुरू कर रहे हैं। पीएम ने सिविल सेवा अधिकारियों से कहा कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाएं। आपको फाइलों और फील्ड के बीच के अंतर को समझकर काम करना होगा। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि अगर आपके निर्णय से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ होगा तो फिर आप उस निर्णय को लेने में संकोच मत करिएगा। आप लोग फील्ड में काम करने जाएंगे और उसमें आपको फाइलों और फील्ड का फर्क समझते हुए ही काम करना होगा। एमसीडी चुनाव टालने को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से खफा चल रही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी की मांग है कि चुनाव अप्रैल में ही कराए जाएं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के कहने पर दिल्ली नगर निगम चुनाव टाल दिए हैं। पार्टी ने कहा कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 में नगर निगम के लिए 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान है। तीनों नगर निगमों का कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली चुनाव आयोग को अप्रैल में ही चुनाव आयोजित करने का निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अगर बेटी अपने पिता के साथ किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहती तो वो शिक्षा या शादी के लिए उनसे किसी भी रकम की हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी बेटी को उसके पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। डीआरडीओ ने बेंगलुरु के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए रिकॉर्ड 45 दिन में 7 मंजिला कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इस इमारत का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि ये इस तरह के प्रोजेक्ट को पूरा करने में सालों लग जाते हैं। डीआरडीओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस 7 मंजिला इमारत में भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के मध्यम वजन के लड़ाकू विमानों को विकसित करने के लिए काम किया जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे। वो 19 और 20 मार्च को दिल्ली में होंगे। यहां पर वो भारत जापान समिट में हिस्सा लेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत जापान शिखर सम्मेलन 19 मार्च को होगा। पीएम मोदी की जापान के पीएम के साथ पहली मुलाकात होगी। शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देश और दुनिया का हाल, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। देश और दुनिया की अहम खबरों को फटाफट तरीके से जानते हैं। कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने कोरोना से जुड़े सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है, यानी अब वाटर पार्क और स्विमिंग पूल भी खुलेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। राज्य अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि शादी विवाह समारोह में बंद और खुले स्थानों पर पूरी क्षमता के साथ और मास्क की अनिवार्यता के साथ हो सकेंगे। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनावों के लिए 5 जिलों गोंडा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सीतापुर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। राज्य की 36 विधान परिषद सीटों के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को होनी है। इसका रिजल्ट 12 अप्रैल को आएगा। एक दिन पहले ही सपा ने डॉक्टर कफील खान की देवरिया से उम्मीदवारी घोषित की है। 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील को आरोपी मानते हुए सस्पेंड किया गया था। सीए प्रोटेस्ट में भाषण देने के आरोप में भी कफील अरेस्ट हो चुके हैं। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने आज कर्नाटक बंद बुलाया था। बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। मुस्लिम संगठन के लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ है। आपको बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुनवाई के वक्त हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।
पूरे देश में होली का जश्न शुरू हो गया है। कल देश भर में होली का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में रंगों के साथ होली का त्यौहार अभी से पूरे शबाब पर है। यहाँ लोग जमकर होली मना रहे हैं। 2 साल बाद होली का जश्न पूरे शबाब पर है। पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना प्रतिबंधों के चलते त्यौहार फीका हो गया था। इस बार होली से पहले ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार तक अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी की संभावना जताई है। आपको बता दें कि दक्षिण राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण इन क्षेत्र में गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान औसत से ज्यादा हो गया है। आईएमडी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। द कश्मीर फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई जारी है। फिल्म ने 79 करोड़ के पार कलेक्शन कर दिया है। हर दिन के साथ फिल्म बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। जहां सोमवार को फिल्म की कमाई 15 करोड़ से ज्यादा रही, तो मंगलवार को फिल्म ने 18 करोड़ कमाए। वहीं बुधवार को फिल्म की कमाई 19 करोड़ के पार रही। माना जा रहा है कि बहुत जल्द फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। एक्टर टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। टाइगर ने खुद फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया। ट्रेलर के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि बबलू ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में टाइगर के अलावा तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में है। फिल्म को 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। दिवंगत ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मेकर्स ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर शेयर किया। इस फिल्म को 31 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा। हितेश भाटिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दिवंगत ऋषि कपूर के अलावा परेश रावल, जूही चावला भी नजर आएंगे। इस हफ्ते होली पर कई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे उनमें से एक है, जो कि होली यानी कल 18 मार्च को थिएटर पर दस्तक देगी। वहीं दूसरी ओर विद्या बालन और शेफाली शाह की सोशल ड्रामा जलसा Amazon प्राइम पर रिलीज होगी। वहीं एकता कपूर की फेमस वेब सीरीज अपहरण का दूसरा सीजन भी कल ही रिलीज हो रहा है। पुष्पा में अल्लू अर्जुन को देखने के बाद हिंदी ऑडियंस में उनकी स्क्रीन पर देखने की भूख और बढ़ गई है। और अब धमाकेदार खबर यह है कि बाहुबली बनाने वाले डायरेक्टर SS राजमौली उनके साथ बड़ी फिल्म प्लान कर रहे हैं। राजमौली फिलहाल तेलुगु के धमाकेदार स्टार महेश बाबू के साथ एक एक्शन एडवेंचर फिल्म पर काम कर रहे हैं, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स के सामने आया है कि महेश बाबू वाली फिल्म के बाद उन्होंने अपना अगला प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू कर दिया और इसके लिए अल्लू अर्जुन से बातचीत चल रही है। आईपीएल में विराट कोहली इस बार फाफ डू प्लेसिस की कप्तानी में खेलते नजर आएंगे। एसपी के मुताबिक कोहली और फाफ पारी का आगाज करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी पारी का इंतजार कर रहे कोहली के लिए ये आईपीएल सीजन संजीवनी साबित हो सकता है। इसे लेकर टीम के सीनियर ग्लेन मैक्सवेल ने बड़ा बयान दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने कहा है कि कप्तानी के बोझ के बिना विराट कोहली आजकल तनाव मुक्त नजर आते हैं। संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स को अपने आईपीएल अभियान का आगाज सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 26 मार्च से करना है। इसके पहले टीम के हेड कोच कुमार संगकारा ने अहम जानकारी दी। मुख्य कोच कुमार संगकारा का मानना है कि उनके पास बेहद सशक्त टीम है, जो इंडियन प्रीमियर लीग में पिछले 3 खराब सत्र के बाद जोरदार प्रदर्शन कर सकती है। पिछले 3 सत्र में रॉयल्स की टीम 7वें और 8वें पायदान पर रही। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मुकाबले में सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट को LBW कर उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे कर लिए। वो इस आंकड़े तक पहुंचने वाली पहली महिला गेंदबाज बन गई हैं। कोई भी महिला गेंदबाज उनके रिकॉर्ड के आसपास नहीं है। बता दें कि झूलन ने 6 जनवरी 2002 को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। दीपक चार पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीमित ओवर्स की सीरीज में चोटिल हो गए थे। अब वो संशय अभी बरकरार है कि आईपीएल में वो खेलेंगे या नहीं, लेकिन 2 दिन बाद ये संशय खत्म हो जाएगा। फ्रेंचाइज के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा है कि 2 दिनों बाद इसका फैसला किया जाएगा। हालांकि ये भी खबर है कि दीपक चार को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जो उन्हें 6 से 8 हफ्ते तक क्रिकेट से दूर रख सकती है। चार के आईपीएल के पूरे 15 सीजन के बाहर रहने के आसार हैं। उन्हें कम से कम आईपीएल के पहले फेज तक बाहर बैठना ही पड़ेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर पृथ्वी शॉ एनसीए में हुए यो-यो टेस्ट में फेल हो गए, लेकिन वो आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आएंगे। काफ़ी लंबे समय से पृथ्वी शॉ खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और लगातार टीम इंडिया से बाहर भी चल रहे हैं।
अब वो फिटनेस के पैमाने पर भी खरे नहीं उतरे हैं, जिससे उनके दोबारा टीम इंडिया में वापसी के सभी रास्ते अभी कुछ दिनों के लिए बंद हो गए हैं। रूसी सेना ने मारियुपोल में जबरदस्त हमला बोला। रूस ने बमबारी कर एक थिएटर को ध्वस्त कर दिया, जहां सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी थी। मारियुपोल के डिप्टी मेयर का कहना है कि रूसी हमले की वजह से शहर का 80 से 90% हिस्सा तबाह हो चुका है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि हवाई हमले में जिस थिएटर पर हमला हुआ उसमें नागरिक शरण लिए हुए थे। बमबारी में कईयों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला कितने लोग हताहत हुए। वहीं यूक्रेन और रूस ने युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के प्रयासों को लेकर आशावादी रुख दिखाया है। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस और स्विड ब्लेड आर्म्ड ड्रोन दिए जाएंगे। इसके लिए यूक्रेन की सेना दूर से ही रूसी विमानों और मिसाइलों के खिलाफ युद्ध का बेहतर बचाव कर सकेगी। यूक्रेन के पास रूसी विमानों और क्रूज मिसाइलों को अपेक्षाकृत करीब से मारने की क्षमता है, लेकिन अमेरिका मिसाइलों को गिराने के लिए ऐसे सिस्टम की व्यवस्था कर रहा है जो बहुत दूर से ही मिसाइलों और विमानों को मार गिराए। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे के उस आदेश का स्वागत किया है जिसमें उसने रूस और को यूक्रेन में अपने सैन्य अभियानों को तुरंत रोकने को कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने इसे लेकर महत्वपूर्ण फैसला करार देते हुए कहा कि आईसीजे ने रूस को अपने सैन्य अभियान को रोकने का स्पष्ट रूप से आदेश दिया है। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए चौतरफा प्रतिबंध लगा रहा है। यहां तक कि कई नामी गिरामी अमेरिकी कंपनियों ने भी रूस में कामकाज पर रोक लगा दी है। इस बीच अमेरिका ने 8 देशों के साथ मिलकर रूसी अरबपति, जिन्हें ओलिगार्क भी कहा जाता है, उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इस नए संगठन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली शामिल हैं। अब इन देशों में रूसी अरबपतियों की संपत्ति जब्त की जाएगी ताकि रूस को युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। WHO ने इस पर चिंता जताई है और दुनिया भर के कई देशों को वायरस के खिलाफ अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि पिछले 1 महीने से दुनिया भर में कोविड केस में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते से ही कोरोना मामलों में फिर से इजाफा हो रहा है। एशिया और चीन के जिलिन प्रांत में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाना पड़ा है। WHO के अधिकारियों ने कहा कि कुछ देशों में कम वैक्सीनेशन रेट भी कोविड मामलों के बढ़ने की एक वजह है। और खबर 40 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।